प्रिय साथियों, आपका अपना प्यारा सा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो चलिए, हमारा सीरीज चल रहा था जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती या टीजीटी जो आगामी आने वाली है, और जिनका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है सहायक आचार्य भर्ती में आपको है सो पेपर 4 में जो हाल फिलहाल में फिर से विकल्प आपको देने वाला है 3 ऑप्शन। और टीजीटी में भी आपको एक टॉपिक है पहला ही पढ़ना, पेपर 2 में से आपका पहला ही टॉपिक था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरियां पढ़नी थी। तो पहला क्लास में से आपको मैंने वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट का मैंने पढ़ाया, जो संवेग संरक्षण सिद्धांत के जस्ट विपरीत पर काम था। उसके बाद लाप्लास का मैंने निहारिका परिकल्पना 1796 वाला आपको मैंने रूबरू करवाया। और उसी में से आज आपका थर्ड क्लास है चैम्बरलिन मोल्टन का गिरहाणु परिकल्पना। एक बार आप वीडियो को अगर अच्छा से देख लेते हैं, समझे, सुव्यवस्थित तरीके से देखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं, तो पहला टॉपिक आपको मैंने कवर करवा दूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं टॉपिक का सीधा सा आरंभ की ओर ले चलते हैं। पिछली कक्षा अच्छा जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको है सो सारी से संबंधित और टीचिंग एग्जाम से संबंधित, विशेष करके झारखंड से संबंधित आपको है सो सारे कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहता है। मैं जल्द से जल्द प्रयास रहता है कि सारा आपका अपडेट मैं देता। चलिए, क्लास में अभी तक मैंने क्या क्या आपको समझा दिया है। 2 से 3 क्लास मैंने लिया है, लगभग 3 से 4 क्लास हुआ होगा। तो आप अगर नए होंगे तो जाकर के आप वीडियो सेक्शन में चले जाना, प्ले लिस्ट में चले जाना, आप वहां से आप वीडियो को जरूर देखना। पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रकार की थ्योरियां प्रस्तुत की जाती है, एक हमारा एक तारक और एक हमारा द्वितारक। एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत हम लोग है सो इमैनुअल कांट का, और साथ साथ में मेरे भाई आपको है सो मैंने चैम्बर ये लाप्लास का निहारिका परिकल्पना आपको मैंने पढ़ा दिया है। आज जो आपका है, जो आपका एक तरफ था कौन सा, द्वैतवादी संकल्पना या द्वैतारक, जिसको कि ड्यूलिस्टिक समझे कॉन्सेप्ट अर्थात हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, बायपेरेंटियल हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। द्वैतारक में से क्या बोला गया था गुरुजी? द्वैतारक के अंतर्गत ये बोला गया था, इसमें से जो भी विद्वान चाहे, फिर वो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जीन्स जापे का जो आगे परिकल्पना पढ़ाऊंगा, हॉयल लिटिल्टन का आपका है सो परिकल्पना है, चैम्बरलिन मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना है। इसमें से जितनी भी थ्योरियां दी गई है जिसके द्वारा, तो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में से ये बताया गया है हाइपोथेसिस के अंतर्गत कि पृथ्वी का उत्पत्ति या जो भी सोलर प्लैनेट के अंतर्गत, हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी ग्रह हैं, वो 2 तारों से हुई है, सामान्यतः यही माना गया है। और आज का आपका क्लास इसी पर आधारित है। ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा चैम्बरलिन मोल्टन के द्वारा। 11th क्लास का एनसीईआरटी आप ले लीजिएगा, तो वहां पे आपको 1900 ईस्वी में दिखेगा, अन्य स्रोत में आपको 1905 दिखेगा। कहिएगा एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में दोनों में से जो आपको ऑप्शन दिखे उस ऑप्शन को आप टिक लगा लीजिएगा। कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के ये प्रसिद्ध है सो आपका है सो दार्शनिक थे एक प्रकार से। तो दिया किसने था, चैम्बरलिन मोल्टन में। अब आइए देखते हैं कि आखिर चैम्बरलिन मोल्टन ने क्या कहा था, समझे। यदि अगर हम लोग बात कर लेते हैं चैम्बरलिन मोल्टन का, तो पहला स्टेप इस बात को आप याद रखना, समझे। पहला स्टेप इनका क्या कहना था? पहला स्टेप सिंपल सा कहना था कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण 2 विशाल तारों सूर्य, जिसको कि प्रोटोसन अर्थात अविकसित तारा, और उसके एक सहायक तारे से हुआ है। सिंपल इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो भी आज प्लैनेट्स बने हैं या ग्रह जो बने हैं, तो ग्रहों का निर्माण 2 विशाल तारों, जिसको कि प्रोटोसन कहा जाता है, और उसके एक सहायक तारे से हुआ था। अब ये क्या था, प्रारंभ में जो भी हमारा प्रोटोसन था, जो सूर्य था, वो स्थिर, ठंडा और कठोर कण वाला था। और इसी में से बोला गया, हमारा थर्ड स्टेप इन्होंने समझाया कि जब सहायक तारा सूर्य के पास से गुजरा, तो उसके आकर्षक बल अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं उसका अभिकेंद्रीय बल, सूर्य की सतह से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकल करके अलग हुए, जिसे क्या बोला गया था, ग्रहाणु बोला गया था। आइए समझते हैं फिगर के साथ। मैंने इसका पिक्चर डालना भूल गया यार, कि इन्होंने क्या बोला था। सबसे पहली बात, इस बात को आपको याद रखे रहना है कि इनका कहना था कि 2 आपको है सो प्रोटोसन थे, अविकसित तारे थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, उस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भाई साहब समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। मतलब कि ये आपका रहा प्रोटोसन। पहला स्टेप में क्या बोला, प्रोटोसन जो हमारा था एक प्रकार से, ये अनेक प्रकार का प्रोटोसन का क्या होता है, अविकसित तारा जिसे कहते हैं, जो प्रारंभ में क्या था, एक प्रकार से जिसे हम लोग मानेंगे तो प्रारंभ में क्या था, ठंडा था और स्थिर था।
जो कठोर कण वाला विकसित था, इस प्रकार से माना जाता है। किनका कहना था? तो चैम्बरलिन मोल्टन का। प्रोटोसन एक प्रकार का विकसित तारा था, अविकसित तारा था, समझे, और जिसकी आकर्षक शक्ति भी क्या थी? कम थी, क्योंकि यार स्वाभाविक सी बात है, जिसका आकार कम होगा तो कहने का मतलब उसका क्या है? द्रव्यमान भी कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा, और तो छोटा था और घनत्व क्या था? कम था। आकार में छोटा होगा, प्रोटोसन अपने आप में अविकसित तारा था तो छोटा था, तो इसका घनत्व क्या था? कम था, घनत्व कम था, तो इसका आकर्षण शक्ति भी क्या था? कम था। अब सेकेंड स्टेप में इन्होंने ही समझाया, कौन? चैम्बरलिन मोल्टन ने, कि ये जो हमारे प्रोटोसन थे, समझे, अब इसी के इर्द गिर्द में हमारा कौन था? सहायक तारा था, समझे, कौन था? इस बात को आप याद रख रहिएगा, इसी के इर्द गिर्द में कौन था? हमारा सहायक तारा था, है ना, सहायक तारा था गुरुजी। अब ये जो हमारा सहायक तारा था, ये किसके नजदीक से गुरा? तो ये जो प्रोटोसन था हमारा एक प्रकार से। अब बताओ कि इसका आकार कम है, इसकी आकार ज्यादा है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? स्वाभाविक सी बात है, सहायक तारा की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज्यादा है सर जी। ठीक, आज प्रेजेंट समय में तो हालांकि सूर्य के सामने सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का पार्ट कौन है? हमारा सन है, लेकिन ये कहना जस्ट हमारा ये बता कौन रहे हैं? ठीक है, उल्टा, ये पूरी तरीके से हमारे उल्टे बता रहे चैम्बरलिन मोल्टन साहब कि जो अविकसित तारे थे ये छोटे थे, घनत्व कम था, तो इसका हमारा क्या था कि आकर्षण शक्ति इसका कम था, और इसी के बगल में से एक सहायक तारा गुजरा, जिसके कि सहायक तारा का आकर्षण शक्ति क्या था? ज्यादा था, और उसका प्रभाव था, और सूर्य के सतह से पदार्थ क्या हो गए? बाहर निकल गए। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने एक केले का लिया है, जैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको आप, इस बात से आप समझना कि ये जैसे मान के चलो कि हमारा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारा रह गया, और ये जो हमारे छल्ले बाहर निकले, ठीक है, कई सारे कण पदार्थ बाहर निकले। यहाँ पे आपने देखना, मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है कि अगर कोई भी है यार, देखो ये हमारा सहायक तारा है, और ये हमारा कौन सा, सॉरी, ये प्रोटोसन है, और ये हमारा सहायक तारा है। इसके बगल से जो सहायक तारा निकल रहा था, गुजर रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ज्यादा थी? सहायक तारा से। अब सहायक तारा से जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, तो इसी से क्या हुआ? प्रोटोसन से कुछ पदार्थ क्या हो गए? टूट करके बाहर निकल गए। टूट करके जो बाहर निकले, इस बात को आप समझना, टूट करके क्या हुआ? बाहर निकला। अब इसी में से कुछ पदार्थ बाहर निकल गए, तो हमारा थर्ड स्टेप पे क्या हुआ? जब सहायक तारा सूर्य से दूर चला गया, समझे, क्योंकि वो चक्कर लगा रहा था ना, समझे, जब सहायक तारा से दूर चला गया, अब मान के चलो कि हम अभी यहाँ पे हम है प्रोटोसन, ये है हम अविकसित तारा, हमारे से बगलवा वाला मान के चलो हमारे नजदीक से कोई वैसा आदमी गुजर गया, ऐसे समझो, हमारे से बगल से वैसा आदमी गुजर गया सची, ठीक है। अब वो है, सो कहने का मतलब है उसके पास पावर ज्यादा है। अब तो हमारा बॉडी से क्या करेगा? मान के चलो हम पदार्थ हैं, तो हमारा बॉडी का कुछ पदार्थ क्या होगा? वो खींचने का प्रयास करेगा, समझे, तो हमारा बॉडी से कुछ पदार्थ क्या हो जाएगा? खींचा करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे ज्यादा उसके पास था, समझे। अब वो तो वहां से गुजर गया ना, अब बताओ हमारे साथ जो पदार्थ बाहर निकल जाएगा ओकरा हम बाहर फिर से शामिल करेंगे? भाग जो बाबू, ठीक है, जिस समय थोड़ा अट्रैक्शन वाला वस्तु आया जो तुमको खींचने का प्रयास कर, तुम उसका साथे चले जाओ, ठीक है। तो सहायक तारा हमसे बगल से गुजर गया, वो तो गुजर गया, और हमसे क्या हुआ? कुछ पदार्थ बाहर निकल गए। अब जो कुछ पदार्थ बाहर निकले, उसी बात को देखना, यहाँ मैंने समझाने का आपको प्रयास करूंगा। वही जो कुछ पदार्थ बाहर निकला, उस पदार्थ में से क्या हुआ? चौथा स्टेप में से क्या हुआ? उस बात को आप समझना। फोर्थ स्टेप में देखो, ये हमारा सन है, समझे, और सहायक तारा इससे गुजर गया था। अब सहायक तारा इससे जब गुजर गया, समझे, तो ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रहाणु में उपस्थित छोटे छोटे बड़े कण धीरे धीरे क्या हो गए? घनीभूत हो गए, समझे। जो सहायक तारा अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, तो सहायक तारा गुजर गया ना। सहायक तारा जैसे ही गुजरा, तो ये जो छोटे छोटे कण आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो कण थे, ये अविकसित तारा से क्या हो गया? प्रोटो जो सम था उससे जो बाहर निकला, तो यही छोटे छोटे कण क्या हो गए? छोटे छोटे कणों का समूह क्या कहलाया? ग्रहाणु कहलाया। अब ग्रहाणु में जो उपस्थित छोटे और बड़े जो कण थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए? घनीभूत हो गए, समझे, वो भी धीरे धीरे अपना एक्सिस पे घूमने लगे, ठीक है, और धीरे धीरे घूमने लगे, समझे, और धीरे धीरे जब उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ा, तो आसपास के कण वो अपनी ओर खींच करके उन कणों का आकार क्या हो गया? बदल गया, अर्थात वो छोटे कण से क्या हो गए? धीरे धीरे सर जी आपका ऐसो बड़े कण में बदल गया। बड़े कण जो बदल गया, समझे, बड़े कण में धीरे धीरे जो बदल गया, समझे, आज वही क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं।
और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का चक्कर लगाने लगे। क्योंकि देखो ये जो छोटे छोटे जो पदार्थ थे, समझे, ये तो अविकसित तारा से नहीं निकला था, पोट्रोसन से बाहर निकला था, समझे। अब इससे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसका था? सहायक तारा का। वो तो बेचारा गुजर गया, समझे, लेकिन जिंदगी किनका झंड हो गया सर? ये जो आपने है सो छोटे छोटे जो बाहर पदार्थ निकले थे, अब क्या हो गया? अब इन दोनों में से अगर बात किया जाए तो किसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा है? पोट्रोसन का है, क्योंकि इससे पदार्थ ये बाहर निकला था। तो ये बेचारे धीरे धीरे क्या हो गए, समझे, ठंडा तो था ही, धीरे धीरे इनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ा, समझे, आसपास के पदार्थों को अपने ओर ये भी खींचने लगे और इनका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बड़े कण वाले हैं सो आज क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, समझे। और इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे फिर यही जो छोटे छोटे कण बाहर निकले थे वो धीरे धीरे क्या हो गए? सूर्य का चक्कर लगाने लगे। लेकिन इस सिद्धांत में सबसे बड़ा आलोचना इस बात की जाती है कि घूर्णन गति ग्रहों की गति से क्या था? कम था। किसका? सूर्य का। ये किसने समझाया था? ये समझाया था चैम्बरलिन मोल्टन ने कि जो घूर्णन गति थी सन का, समझे, किसका? अविकसित तारा का, वो ग्रहों की गति से क्या था? कम था। जो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर क्या होता है? विपरीत बताया गया है। मतलब कि इनका सिद्धांत भी कोणीय संरक्षण सिद्धांत जो आपका था, कोणीय संवेग संरक्षण जो सिद्धांत थे, जस्ट क्या थे? विपरीत थे। इस प्रकार से अगर माना जाए तो ये मतलब इनका थ्योरी में केवल एक सबसे बड़ी कमियां ये बताई गई थी कि घूर्णन गति जो था और सन जो अपने अक्ष पर घूम रहा था, समझे, वो हमारा ग्रहों की गति से क्या है? कम। जबकि ऐसा इम्पॉसिबल है, समझे। आज के समय ऐसा हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा गति लिया जाए तो सबसे पावरफुल कौन है अपने आप में से? सन है। क्योंकि सब चक्कर किसका लगा रहा है? अगर यार ग्रह का अगर ज्यादा होता तो सूर्य किसका चक्कर लगाता? ग्रह का। लेकिन जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है, ग्रह है, सारे किसके चक्कर लगा रहे? सन को लगा रहे। इसीलिए इनका कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर ये पूरी तरीके से क्या बताया गया था? पूरी तरीके से विपरीत बताया गया था। अब देखो वही बात जो मैंने अभी समझाया ना आपको, वही सारे बात आपको है सो यहाँ पर लिखा मिलेगा, समझे। कि शुरुआत में तो यही बोला ना कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण दो विशाल सूर्य तारों, प्रोटोसन और उसके एक सहायक तारा, मतलब कि एक था हमारा सर जी, एक प्रकार से अगर बात कर ले, प्रोटोसन था, और इसी के बगल में से कौन था? इससे काफी आकार बड़े थे, जिसको हम लोग क्या बोला गया? सहायक तारा। सहायक तारा इसके, और ये किसके इर्द से गुजर रहा था? प्रोटोसन के नजदीक से गुजर रहा था। तो इसका कुछ पदार्थ क्या हुआ? बाहर निकला, समझे। सूर्य प्रोटोसन स्थिर होकर के ठंडा कण वाला था। सहायक सतह की असंख्य संख्या जब गुजरा तो उसके आकर्षक बल के कारण, समझ, देखो इसका बड़ा आकार है तो इसका आकर्षक बल क्या होगा? ज्यादा होगा, अपने और खींचने का प्रयास करेगा। तो सूर्य की सतह से क्या हुआ? छोटे छोटे कण बाहर निकल गए, समझे। छोटे छोटे कण क्या हो गए? बाहर निकले। और जब, समझे, वही चीज यहाँ बताया गया है कि जब सहायक तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकले हुए पदार्थ सूर्य के चारों तरफ क्या होने लगे थे? घूमने लगे थे। इस बात को आप याद रखिएगा। और बड़े आकार वाले कण छोटे आकार वाले कणों को अपनी ओर आकर्षित कर घनीभूत होकर के किसका निर्माण हो गया? ग्रहों के रूप में सो परिवर्तित हो गए भाई साहब, समझे। स्वाभाविक सी बात है कि बड़े आकार वाले जितने भी कण थे, छोटा छोटा कण को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। जैसे ना होता है स्मार्ट लड़की सर जी कैसे ऐसे दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हो। अपने ओर आकर्षित करके घनीभूत होकर के ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रोटोसन स्टार बाद में सूर्य बना, समझे। मतलब शुरुआत में ये क्या था? एक प्रकार से हमारा है सो प्रोटोसन था, सितारा था। बाद में जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा तो बाद में जाकर के क्या बना था? यही हमारा एक प्रकार से सूर्य बना था। अच्छा, आपको अगर अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा होगा ना कि हाँ हम जो खोज रहे हैं वो हमको मिल रहा है, चाहे वो सहायक आचार्य भर्ती में आपका पेपर 4 वाला में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए होंगे तो वहाँ आपको काम दे देगा, या टीजीटी जो भर्ती आने वाली है झारखंड एसएससी द्वारा 2024 में 20,000 प्लस, वहाँ जिनका पेपर 2 सब्जेक्ट होगा तो आपको मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक को मैं कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझे। तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज है सो नोटिफिकेशन आपको हम यहाँ पर देते रहते हैं। अब आगे समझने का, जब ये सिद्धांत दिए, समझे ना, तो इनकी आलोचना अर्थात इनकी सीमाएं क्रिटिसिज्म करने वाले भी कम नहीं थे, और कुछ वैसे भी मुद्दे थे, सवाल थे जिस पर आलोचना करने की अति आवश्यक है। क्या कारण था कि सहायक तारा सिर्फ हमारे सूर्य अर्थात प्रोटोसन से ही गुजर पड़ा? सबसे पहला सवाल लगता है ना, आपके मन में भी क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि अच्छा बताइए आप कि क्या कारण थे कि जो प्रोटोसन था हमारा बीच में, जो हमारा अविकसित तारे थे, इसके बगल से ही बड़ा वाला सहायक तारा क्यों गुजरा? इसका कोई चैम्बरलिन मोल्टन है ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं देते हैं।
और सबका एक ही कहना है, एक प्रकार से मान लिया जाए तो केवल 9 ग्रह ही क्यों बने। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अविकसित तारा बीच में था और उसके बगल से सारे तारे निकले तो केवल 9 छल्ले ही बाहर निकले। चैंबरलिन मोल्टनवा भी यही समझा रहा है। देखो जिस आपको है सो लाप्लास भी यही समझाया था, इसीलिए उसका भी आलोचना हुआ था। रिमेलवर कांट भी बोला था, सब है सो 9वें ग्रह पर टिकल है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ब्रह्मांड में केवल पदार्थ 9 ही पदार्थ बाहर निकले। इसलिए भी विरोध। हमारे सौर मंडल में सारे ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्यों करते, यह सिद्धांत जवाब नहीं देता है। जबकि बताओ क्या ये सिद्धांत कहता है कि हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आपको पता होगा कि शुक्र और हमारा जो ये है यूरेनस, ये हमारे तो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे है सो पूर्व से पश्चिम की ओर, बाकी सारे क्या है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारा है सो ये करते हैं अपना रोटेशन। एक ये आलोचना है। और दूसरी बात जो बताया था इन्होंने सिंपल सा, यह परिकल्पना कोणीय संवेग संरक्षण नियम के विपरीत था, क्योंकि इस नियम के अनुसार सूर्य का कोणीय संवेग ग्रहण शून्य संवेग से कम बताया गया था। और ऐसा बिल्कुल है सो बिल्कुल तर्क वाली देने वाली बात है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि सूर्य का कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग आपको मैंने बता चुका हूँ, पहला ही क्लास में बताए थे, ग्रह के कोणीय संवेग से क्या था, कम था। ऐसा हो सकता है यार, आज भी अगर देख लिया जाए, समझे, यहाँ ग्रहण नहीं होगा, यहाँ ग्रहों होगा, ठीक है, समझे। ग्रह से अगर कोणीय संवेग सूर्य का कम होता तो क्या सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते, ऐसा तो नहीं, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम में क्या बोलता है, LMVR, इसका मैंने आपको बताया है पिछला क्लास में से, आप वहां देख लीजिएगा। मास है, वेलोसिटी है, ये सारे कुछ आपको रेडियस दिख रहे होंगे, समझे। जिस वस्तु या पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका कोणीय संवेग भी उतना ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझे। तो ये बिल्कुल इसमें से ही ना बताया गया था कि पोट्रोसन का आकार कम था और आपका है सो अगर बात कर लिया जाए तो सहायक तारे का क्या था, ज्यादा था सर, समझे। तो द्रव्यमान, इस बात का हम साथ से बहुत मिलता है कि जिस वस्तु या पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका कोणीय संवेग भी उतना क्या होता है, ज्यादा होता है, समझे। जो कि पूरी तरीके से आलोचना पर आधारित है। यह परिकल्पना यह भी नहीं बता पाता कि कुछ ग्रह जैसे बुध शुक्र ठोस अवस्था में क्यों मिलते हैं, जबकि कुछ ग्रह जैसे शनि गैस, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, बृहस्पति एक गैसीय अवस्था में क्यों है आज, समझे। जबकि सारे तो निकले हैं एक ही, मतलब कि अविकसित तारा पोट्रोसन से निकला था। ब्रह्मांड में तारे इतना दूर हैं कि सितारों से घुसपैठ की बहुत कम संभावना है। अरे हाँ यार सिंपल, सोलर सिस्टम अगर देख लिया जाए तो सबसे दूर पर कौन स्थित है, सन, समझे। और सन से बताओ कि जो हमारा पोट्रोसन था जिसे आज सन कहा जाता है, तो क्या उसके नजदीक से कोई भी अगर ग्रह या कोई भी वैसा पदार्थ या तारा गुजरेगा तो क्या ऐसा हो सकता है। घुसपैठ का मतलब क्या हो गया, उसके साथ मुकाबला करना, ठीक है, लड़ना सर जी। जबकि इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि पोट्रोसन का आकार छोटा था, होकर से बड़ा आकार वाला है, सहायक तारा के नजदीक से घुरा तो इसका आकर्षण शक्ति ज्यादा था, तो इसका वाला कुछ पदार्थ बाहर निकल गया और उसी से है सो ग्रह बन गए। जबकि ये पूरी तरीके से तर्क पर आधारित हम लोग भी बता सकते हैं कि तारे तो इतने दूर हैं गुरुजी, क्योंकि सितारों से, मतलब सितारे का क्या हो गया, मतलब वही तारे स्टार सितारा कहा जाता है ना एक प्रकार से, इनसे घुसपैठ करना बहुत कम संभावना है। जबकि इन्होंने तो थ्योरी ही इसी पर आधारित बताया। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, यह सिद्धांत जवाब नहीं देता है। हाँ, इस सिद्धांत ये नहीं कहता है, यह सिद्धांत पूरी तरीके से होता है कि हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक ही दिशा में परिक्रमा क्यों करते हैं, जबकि यह सिद्धांत जवाब नहीं देता है सचिन, समझे। जबकि क्या है, जस्ट हमारा है सो उल्टा है। तो आपको इस तर्क के आधार पर या इस आपको है सो इस आधार पर आपको है सो, और एक और इनकी आलोचना की गई थी कि सभी ग्रह सुव्यवस्थित ढंग से कैसे क्रमबद्ध हो गए। सारे स्वाभाविक सी बात है, समझे, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, समझे, आपका यह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि या अरुण, सारे ग्रह जितने भी पदार्थ थे वो बाहर जब निकले तो सारे ग्रह एक दूसरे से क्रमबद्ध कैसे। तो ये सारे साक्ष्य, ये सारे सवाल आपके अंदर भी आ रहा होगा। तो ये सारे सवाल का जवाब नहीं देता है यह सिद्धांत, इसीलिए इन सारे तथ्यों का क्या किया गया है, क्रिटिसिज्म किया गया है, अर्थात आलोचना है सो की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि चैंबरलिन मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना आपका क्या है, समझे, और किस आधार पे इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से हमारा है सो द्वितारक संकल्पना के अंतर्गत ये हमारा आज पहला थ्योरी था, ग्रहाणु परिकल्पना। नेक्स्ट क्लास में आपको द्वारीय परिकल्पना जिस जाते वाला, क्योंकि याद रख लीजिएगा
कि आपका फर्स्ट टॉपिक केवल नाम का दिया हुआ है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द अर्थ ओरिजिन, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना आपको टॉपिक दे दिए हैं, लेकिन उसमें से 4 थ्योरी सबसे बड़ा से सवाल आया, क्योंकि पिछली बार जब 2016 में टीजीटी भर्ती हुआ था तो लगभग वहां से 7 से 8 सवाल आपको करवाए गए हैं। मैं सवाल करवाऊंगा इस टॉपिक से। जिन जैफरे वाला जैसे ही टॉपिक खत्म होगा ना, ज्वारीय परिकल्पना, उसके बाद टीजीटी में पिछली बार किस तरीके से सवाल किया गया है, 8 से 9 सवाल, और किस अंडर स्टैंडर्ड लेवल तक दिया गया है, आपको सवाल करवाऊंगा। और पिछली बार तो मैंने एक लगभग 10 से 8 सवाल आपको लेकर के भी आया था, उसमें से 2-3 सवाल आपको मैंने बताया भी था कि यही वो सारे सवाल थे जो जेएसएससी द्वारा पिछली बार भर्ती में पूछ लिया गया था। तो जिस लेवल का मैं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस लेवल से आपको अपर लेवल नहीं मिलेगा, चाहे वो सहायक आचार्य में जो आपका 60 सवाल आ रहा है पेपर 4 में से कोई ज्योग्राफी जिनका होगा 60 सवाल, या टीजीटी भर्ती जो आपका है 100, जहां पेपर 2 में से 150 सवाल आते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, समझे। और कमेंट, आपको जो भी कुछ कमी दिखा होगा कमेंट जरूर दीजिएगा। बाकी आप शुभ हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए